हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धेश सर फ्रॉम ग्लोबल साइंस एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सिस थ्योरम के रिगार्डिंग उसके जो एप्लीकेशन है रिंग डिस्क वगैरह उसके बारे में स्टडी किया था। इस स्लाइड में हम स्टडी करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है उसका डेरिवेशन क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि उसके क्या एग्जांपल्स हैं। सो एंगुलर मोमेंटम जैसे कि हमने स्टडी किया था लास्ट ईयर लीनियर मोमेंटम के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आता है रोटेशनल के अंदर, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है, पे अटेंशन प्रॉपरली। सो आपको जो अब सामने स्लाइड नज़र आ रहा है उसके अंदर आपको दिख रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में, कंजर्वेशन के बारे में स्टडी किया है और उसका स्टेटमेंट था लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब अगर कोई चीज़ चल रही है कंटिन्यूसली और उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं आ रहा है तो उसका जो मोमेंटम रहेगा वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट, ये हमने स्टडी किया था। सिमिलरली रोटेशनल मोशन में जो कॉन्सेप्ट आता है उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। मतलब अगर किसी चीज़ के पास कोई एंगुलर मोमेंटम है, हमने स्टडी किया था एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एल होता है। तो एल अगर उसके पास ऑलरेडी है और अगर वो चल रहा है, एल का फॉर्मूला क्या होता है हमने स्टडी किया है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। अगर कोई इमेजिन करते हैं डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो फिक्स ही रहेगा बिकॉज वो एक ही एक्सिस पे सपोज घूम रही है और अगर वो एक ही स्पीड से घूम रही है ओमेगा, तो आई भी सेम है, ओमेगा भी सेम है, मतलब एल भी सेम हो जाएगा। तो अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा उसे और नहीं घुमाते हो तो, या फिर और कोई एक्स्ट्रा कोई और एक्सटर्नल एजेंसी नहीं है जो उसे रोके, तो जिसके वजह से अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है उसके ऊपर तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसलिए इसका जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है वो है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो जहां पर फोर्स था लीनियर मोमेंटम में, यहां पर टॉर्क आ जाएगा बिकॉज ऑफ द एनालॉगी। अब इसका जो डेरिवेशन है जिसे हमें प्रूव करना है कि ये कांस्टेंट होता है, उसके लिए उससे जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके बारे में स्टडी करना होगा। सबसे पहला इक्वेशन है एल वेक्टर, दैट इज एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज आर क्रॉस पी, वेयर आर इज द डिस्टेंस एंड पी इज लीनियर मोमेंटम। दूसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा है पी वेक्टर विच इज अ लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। थर्ड फॉर्मूला इज dp by dt इज इक्वल टू एफ। जी हाँ, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है, दैट इज चेंज इन मोमेंटम या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू फोर्स। चौथा फॉर्मूला जो है वो सिमिलरली आएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू टॉर्क, सो इट इज ड्यू टू एनालॉगी। बट हमें यह भी पता है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेक्टर प्रोडक्ट में हो जाता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हमें पता है। साथ ही साथ हमने ये स्टडी किया है कि अगर दो वेक्टर्स सेम ही है या फिर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो आता है। इसलिए v क्रॉस v, a क्रॉस a, b क्रॉस b, ये सभी के आंसर जो रहेंगे वो जीरो रहेंगे। तो ये पांचों फॉर्मूले या फिर पांचों इक्वेशन जो आपके सामने हैं, जो आप देख लीजिए गौर से, ये अगर आपको क्लियर है तो आप इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से जा सकते हो। सो हम कैसे शुरू करेंगे इस डेरिवेशन को? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, अब आपने ध्यान रखना है यहां पर, इक्वेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, जो कि हमें पता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों भी जो है टर्म्स जो दिख रही है आपको फर्स्ट इक्वेशन में वो वेक्टर में है, तो हम इन्हें अब डिफरेंशिएट करेंगे अबव इक्वेशन को। सो dl बाई dt विल बिकम d बाई dt ऑफ आर क्रॉस पी। अब कुछ लोग बोले सर आर तो कांस्टेंट है, बट रिमेंबर उसका रेडियस का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन नहीं, वो तो चेंज होगा। जिसका मतलब है जब हम वेक्टर कंसीडर करेंगे आर को, सो आर कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसका डायरेक्शन बार बार चेंज होगा क्योंकि चीजें घूमेंगी। तो डायरेक्शन चेंज होगा मतलब वेक्टर चेंज होगा, अगर वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब है आर और पी दोनों भी नॉन कांस्टेंट या फिर वेरिएबल टर्म्स है। अब इनको अगर हम डेरिवेट करते हैं, सो डेरिवेशन की स्टेप कुछ इस तरीके से आएगी, आर भी डेरिवेट हो सकता है, पी भी डेरिवेट हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। इसका मतलब है हम डेरिवेटिव्स का u इंटू वी रूल लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव्स का जो u इंटू वी रूल है वो कुछ इस तरीके से, पे अटेंशन, इट इज डी बाई डी टी ऑफ u इंटू वी अगर आपको करना है, सो उसका फॉर्मूला होता है u डेरिवेटिव्स ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव्स ऑफ u। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको पता है, यही फॉर्मूला हमें अब यहाँ पर अप्लाई करना है। सो यहाँ पर u और v रिप्लेस होंगे r और p के साथ और आपका फॉर्मूला बनेगा r डेरिवेटिव्स ऑफ p प्लस p डेरिवेटिव्स ऑफ r, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। नाउ व्हाट इज dp बाई dt? एग्जैक्टली dp बाई dt जो हमने यहाँ पर लिया था फोर्स। व्हाट इज dr बाई dt?
डी आर इज डिस्टेंस, जनरली रेडियस डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस वेलोसिटी। सो अब डी पी बाई डी टी जो है वो फोर्स है, करेक्ट, डी आर बाई डी टी जो है वो वेलोसिटी है, और पी जो है यहाँ पर वो मास इंटू वेलोसिटी है। तो ये तीनों वैल्यूज जो है अगर हम ऊपर पुटअप कर देते हैं तो हमारा इक्वेशन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। डी एल बाई डी टी तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पर आर भी यहाँ पर वैसे ही रहेगा, डी पी बाई डी टी के जगह पर हम एफ लिखेंगे, पी के जगह पर हम एम वी लिखेंगे, और डी आर बाई डी टी की जगह पर हम वी लिखेंगे। अब लॉजिकली व्हाट इज आर क्रॉस एफ? यस एग्जैक्टली, आर क्रॉस एफ इज टॉर्क, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। सो आर क्रॉस एफ की जगह पर आएगा टॉर्क, और v क्रॉस v तो 0 है, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा था। सो अब आपका जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हो जाएगा डी एल बाई डी टी, जो कि यहाँ पर है, आर क्रॉस एफ की जगह पर आएगा टॉर्क, और v क्रॉस v तो 0 हो गया। सो आपका इक्वेशन हो गया डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज टॉर्क। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ टेल मी इफ एक्सटर्नल टॉर्क और टॉर्क इज 0, क्योंकि हमें एब्सेंस ऑफ टॉर्क में क्या करना है वो देखना है। इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क या फिर अनबैलेंस एक्सटर्नल टॉर्क के एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क में क्या होता है ये देखना है हमें। तो हम टॉर्क को 0 लेंगे। अगर हमने टॉर्क को 0 ले लिया तो आपका इक्वेशन बनेगा डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स, आप गौर से ध्यान दीजिए, एल का जो डेरिवेटिव्स है वो 0 है, और हमने सीखा है डेरिवेटिव्स में किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव्स का आंसर अगर 0 आता है मतलब वो चीज़ कांस्टेंट है। तो अगर यहाँ पर एल के डेरिवेटिव्स का आंसर 0 आता है मतलब एल कांस्टेंट होगा। एग्जैक्टली, मतलब इफ टॉर्क इज 0 देन एल इज कांस्टेंट, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो बहुत इजीली ये डेरिवेशन डिराइव हो गया, जो आपने अभी फिलहाल ऊपर के स्टेप्स देखे जिसके अंदर यूवी रूल लगा के डेरिवेटिव्स का हमने इस वक्त किया। अब अगर हम देखते हैं व्हाट इज एल, तो एल का फॉर्मूला हमें मालूम है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, इसलिए फॉर्मूला अब यहाँ पर आ जाएगा आई ओमेगा इज कांस्टेंट। मतलब अगर बाहर से टॉर्क कांस्टेंट है तो या फिर 0 है तो आई ओमेगा जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अब कोई भी बहुत आसानी से समझ सकता है इसे, इफ I into omega is constant, then I is equal to constant upon omega. मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी। मतलब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गलती से बढ़ जाए तो एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऐसा अगर कुछ होता है कि कोई चीज़ घूम रही है और घूमते घूमते उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का जो एंगुलर वेलोसिटी है, घूमने का स्पीड है, वो कम हो जाएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए या फिर एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। सो पे अटेंशन। फिलहाल के लिए आपके सामने आपको एक डिश दिख रही होगी। अगर मैं इस डिश को इस तरीके से अगर घुमा देता हूँ तो अब ये घूम रही है। ऑब्वियसली ग्राउंड से उसे फ्रिक्शन मिल रहा है जिसकी वजह से एक्सटर्नल टॉर्क उसे मिल रहा है जो उसे रोकेगा कुछ समय के बाद। लेकिन अगर हम कंसिडर करें कि फ्रिक्शन निग्लिजिबल है तो ये कंटिन्यूसली अगर इसी स्पीड पे घूम रही है, सो डिस्क का जो आई है वो तो फिक्स है, इसलिए उसका एंगुलर वेलोसिटी भी फिक्स रहेगा। बट अगर मैं सपोज मेरे पास अगर कोई ग्लू है अगर या फिर कोई चिपकने वाला बॉल है, अगर ये जिस तरीके से घूम रहा है उसी वक्त अगर मैं उसके ऊपर अगर वो चिपकने वाला बॉल अगर इसके ऊपर जाके रख दूँ लाइक दिस, तो आपको दिखेगा। अभी तो ये फटक से बंद हो गया, लेकिन अगर वो चिपक जाता है तो आपको समझेगा कि कुछ समय के बाद इसका जो स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उसके वजह से। इसका मतलब है जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसके ऊपर डाल देते हैं तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा मास ऐड कर देते हैं। एक्स्ट्रा मास ऐड कर देने की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। जो पहले सिर्फ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके अंदर आपने एक्स्ट्रा मास ऐड करके उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, जिसके वजह से उसका एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगा। ये चीज़ घूमते वक्त जो पहले इस तरीके से घूम रही थी, लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ी सी गिर जाए उसके ऊपर तो थोड़ा सा उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा। ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जाम्पल। सो जब हम अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं डेली लाइफ में, सो डेली लाइफ में हम इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आपको समझाऊंगा, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। सो इस स्लाइड में आपको सामने दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लेकिन उसके पहले हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है वो समझेंगे। जैसे कि हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया था, अगर कोई भी डिस्क इस तरीके से रोटेट अगर कर रही है लाइक दिस,
सो उसके रोटेशंस के डायरेक्शन में आपने उंगलियों को राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से उंगलियों को रखना है। तो आपका जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो ओमेगा का डायरेक्शन होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो डायरेक्शन है वो ओमेगा का रहेगा। अब जैसे कि आपको पता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, तो जो डायरेक्शन ओमेगा का रहेगा वही डायरेक्शन L का भी रहेगा। इसीलिए जब भी रोटेशंस आपको दिखेंगे तो उस रोटेशन की डायरेक्शन को उंगलियों के डायरेक्शन से आपको दिखाना है। सो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन शुड बी गिवन बाय द डायरेक्शंस ऑफ द fingers and direction of the thumb will be given by angular velocity and angular momentum. So आपको डायरेक्शन तो पता चल गया। अब जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आइस डांसर या फिर बैलेट डांसर जो होते हैं, जो गोल गोल घूमते हैं अपने पैरों पे, ठीक है ना, उनका एग्जाम्पल है। अब वो अपनी स्पीड को किस तरीके से मैनेज करते हैं, जैसे कि हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब होता है आई ओमेगा कांस्टेंट, जो मैंने बताया था आपको। इफ आई ओमेगा इज कांस्टेंट देन आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, मतलब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब इसी का यूज करते हैं बैलेट डांसर्स या फिर आइस डांसर्स। अभी फिलहाल जो पहला डायग्राम है आइस डांसर का, उसमें अगर आप देखोगे तो वो अपने हाथों को थोड़ा सा दूर किया है उन्होंने। अब वो अपने हाथों को दूर करे या अपने हाथों को पास रखे, जैसे कि सेकंड डायग्राम में है, उनका मास तो सेम ही रहेगा। फर्क पड़ेगा रेडियस ऑफ गायरेशन पे। क्यों? क्योंकि इन द फर्स्ट केस उन्होंने हाथ जब फैलाए हैं अपने, तो उनका थोड़ा सा मास जो है बॉडी का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनकी बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो वो सेंटर है, और थोड़ा सा मास जो है वो थोड़ा दूर दूर फैल गया। बट वही जो सेकंड डायग्राम है उसके अंदर सभी मास जो है वो उनका जो है वो एक्सिस के पास पास ही है, लेकिन फर्स्ट डायग्राम में मास जो है वो थोड़ा थोड़ा दूर भी फैला हुआ है, जिसके वजह से फर्स्ट केस का जो के है वो बड़ा है सेकेंड केस के के से। सो K1 इज मोर देन K2। अब जैसे कि हमें पता है अगर K बड़ा है तो I भी बड़ा रहेगा, बिकॉज I इज इक्वल टू MK स्क्वायर। सो I1 इज बिगर देन I2। और अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है यहाँ पर कोई, क्योंकि जब ये घूमेंगी तो कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगाएंगे, अपने हिसाब से घूमते रहेंगी, घूमते घूमते ही अपना हाथ दूर और पास करेंगी, मतलब बाहर से तो किसी ने टॉर्क नहीं लगाया इनके ऊपर, एक्सटर्नल टॉर्क तो जीरो है। तो पहले केस में I1 ज़्यादा है, दूसरे केस में I2 कम है। तो ऐसे केस में जैसे कि हमें पता है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है। सो I1 इज मोर देन I2, सो ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2। मतलब पहले केस में उनका स्पीड कम होगा और दूसरे केस में उनका स्पीड ज़्यादा होगा। सो हियर ओमेगा इज लेसर एंड हियर ओमेगा इज मोर। मतलब अगर उनको अपनी स्पीड बढ़ानी है रोटेशंस की, ज़्यादा तेज़ी से घूमना है, तो अपने पूरे बॉडी को श्रिंक करेंगे, पास में लाएंगे। वही अगर उनको स्पीड कम करनी है, उन्हें रुकना है, तो अपने हाथों को थोड़ा फैला देंगे। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आपको बॉटम में दिख रहा है यहाँ पर एक डिस्क है जो गोल 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 घूम रही है, वो अपनी सेंट्रल एक्सिस के ऊपर घूम रही है। हमने स्टडी किया था अगर सेंट्रल एक्सिस पे डिस्क अगर घूम रही है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 वो हो जाएगा I डिस्क। लेकिन दूसरे केस में, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर ये डिस्क घूम रही है और घूमते घूमते ऊपर से मैंने कोई स्टिक बॉल, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर एक स्टिक बॉल है जो स्टिक होता है, चिपकता है, वो अगर उसके ऊपर जाके गिरे और चिपक जाए, अब वो डिस्क उस बॉल के साथ गोल गोल घूम रही है। तो अब होगा क्या कि आपने एक्स्ट्रा मास ऐड किया है। सपोज वो स्टिक मास जो है, स्टिक बॉल जो है उसका मास है m, और वो जहाँ पर गिरा है वहाँ से एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो है r1। तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हो जाएगा I2, सेकेंड केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। इट इज I2 इज ID, डिस्क तो है ही तो ID तो रहेगा ही, प्लस m r1 स्क्वायर। तो वो बॉल अपने एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रखा है वो भी मैटर करेगा। लॉजिकली अगर किसी को मैं पूछूं I1 और I2 में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, सो जवाब आएगा कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है बिकॉज वो ID है। सो ऑब्वियसली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के तहत इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगा। इसका मतलब है घूमते वक्त अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर देते हो तो उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। सो ये जो एग्जांपल्स हैं इनके ज़रिए हम समझ सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी करके रख देना। थैंक यू सो मच।